हेलो हेलो हेलो। तो आज हम बायोमोलिक्यूल शुरू करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में जो दिक्कत आती है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट में आती है। तो मैं आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स कराऊंगा। उसके बाद आप प्रोटीन्स और विटामिन्स वो सब आपको पहले ही पता होते हैं, आप इतना पढ़ चुके होते हो बचपन से लेकर के अभी तक कि आपको वो सारी चीज़ें तुरंत रिकॉल हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ चीज़ें नहीं हैं, बायोमोलिक्यूल से जुड़ी हुई हैं, तो वो अपन देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में अपने को क्या देखना है कि ज़्यादातर का जो जनरल फॉर्मूला है वो दे रखा है CxH2O y। ठीक है, CxH2O y ये कंसिडर किए जाते थे एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव। देखो, ये कार्बन है, इसके साथ में वाटर है, तो हम ये कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले में पुट नहीं होते, फिट नहीं बैठते। फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वो अपने पास होता है C6H12O6। ये इस फॉर्मूले में सही बैठ रहा है। ध्यान से देखो, ये इस फॉर्मूले में ठीक बैठ रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, ठीक है, O की वैल्यू भी यहाँ पे 6 है ना। और यहाँ पर देखो, x की वैल्यू यहाँ 6 है और y की वैल्यू भी यहाँ पे आप 6 डाल सकते हो, तो 6 इंटू 2 जो है 12 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये तो इस फॉर्मूले में फिट हो गया, C6H2O6। But all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrate, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूले में पुट हो जाता है, C2H2O2, ठीक है, लेकिन ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली जो रैमनोज शुगर होती है, रैमनोज C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this definition। इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठी, ठीक है। C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this definition। रैमनोज शुगर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये रैमनोज शुगर का फॉर्मूला है C6H12O5। ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रही है। ध्यान दो, अगर कार्बन में x की वैल्यू आप 6 डालोगे तो y की वैल्यू भी आपको 6 डालनी पड़ेगी, है ना। यह लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 5 है, तो इस वजह से ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा। तो लेकिन ये क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो हमने डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया। अब हमारी जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो ये है, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। जो ऑप्टिकली एक्टिव है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिनमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स दे रहे हैं, या फिर खुद ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है और ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है अगर पूछी जाएगी तो सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वीट होते हैं, मतलब मीठे लगते हैं, उनको शुगर्स कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम, उसका नाम क्या है, सुक्रोज, ठीक है ना। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के सुक्रोज बनती है, ठीक है। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ग्रीक वर्ड है सैकरॉन, का मतलब होता है शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड वो हैं जो कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट यूनिट में है। दिख रहा है बेटा? हाँ, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, इनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इसको हम मोनोसैकराइड बोलते हैं। अबाउट 20 मोनोसैकराइड्स आर नोन, जिसमें आपको एक याद रखना है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे मोनोसैकराइड्स हैं।
ऑलिगोसैकेराइड की बात करें, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 से लेकर के 9 तक मोनोसैकेराइडिक यूनिट्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट दैट yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides. oligosaccharides क्या हैं? जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स देते हैं, उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। अब ध्यान दो, ओलिगोसैकेराइड में ही हमारे पास डायसैकेराइड आ जाएंगे, ट्राइसैकेराइड आ जाएंगे, टेट्रासैकेराइड्स आ जाएंगे। जो 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स दे रहे हैं वो डाई, 3 दे रहे हैं तो ट्राई, 4 दे रहे हैं तो टेट्रा। तो डायसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। अब जो बहुत ही कॉमन डायसैकेराइड्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक नाम दिया सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है ना। 1 molecule of sucrose on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. माल्टोज, माल्टोज शुगर वो है जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के देती है ना। तो देखो, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे हमको 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड के मिल रहे हैं, ग्लूकोज के मिल रहे हैं, तो ये डायसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड्स वो हैं जिनमें कई सारे मोनोसैकेराइडिक यूनिट्स हमको मिलती हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। ऐसे को हम पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल बेटा आपको ध्यान रखने हैं कायदे से, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम हो गया, आदि आदि, ये पॉलीसैकेराइड हैं। पॉलीसैकेराइड स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इसलिए इनको नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे सेलुलोज, तो सेलुलोज खाने में कैसा लगेगा? स्वीट लगेगा? नहीं। क्या वो शुगर है? नहीं। ग्लाइकोजन शुगर नहीं है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट फर्दर आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के रूप में आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग, अब फेलिंग सोल्यूशन क्या होते थे बेटा? ध्यान दो, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता था? फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को मिला करके हमारा फेलिंग सोल्यूशन बनता था। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता था? क्या होता था? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। फेलिंग सोल्यूशन भी कॉपर सल्फेट एक्वस, इन दोनों को मिला के हमारा फेलिंग सोल्यूशन बनता था, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते थे, याद आ रहा है? एल्डिहाइड्स ही इसको क्या करते थे? रिड्यूस करते थे, फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते थे। तो ये हमको बताता था कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा नहीं है। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस। अब तुमको ये बात समझ में आ रही, हमने जो शुरुआत में डेफिनेशन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। तो ऐसे जो कि फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलेंगे। ऐसे ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ध्यान दो, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, चाहे उनमें कीटोनिक यूनिट हो, मतलब कीटोज का मतलब है C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक यूनिट हो, या एल्डोज, या फिर उनमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो, चाहे वो एल्डोज हो चाहे वो कीटो, जितने ही मोनोसैकेराइड के नाम फिर से याद करो फटाफट से। कौन से? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया है ना, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज शुगर हो गई, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं। ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं अनएक्सेप्शनली क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड पे आते हैं। 3 कार्बन एटम, तो जनरल टर्म इसके लिए बनेगा आपका ट्रायोज। अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है मोनोसैकेराइड में तो एल्डो ट्रायोज, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज। सिमिलरली 4 कार्बन के लिए टेट्रोज, एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोज, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटोज। अब अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो पेंटोज और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो पेंटोज। 6 कार्बन के लिए हेक्सोज, एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन के लिए हेप्टोज। ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। 7 कार्बन का मोनोसैकेराइड क्या कहा जाएगा? हेप्टोज। अगर उस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो हेप्टोज और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो हेप्टोज। अब ध्यान दो बेटा,
प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम कैसे कराते हैं फ्रॉम सुक्रोज। तो हमने अभी देखा था कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है अपने को। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होती है या बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में होती है ना। तो यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम में इसके हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स, तो यहाँ पे हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। अब ध्यान दो, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा C12H22O11, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, तो यहाँ पे हमको देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। अगेन मैं कह रहा हूँ ये जो दोनों हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में अभी हम आगे पढ़ेंगे अंतर होता है। एक पायरानोज स्ट्रक्चर होता है इसका, किसका, ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज का फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है। अभी हम आगे उसको बनाना भी सीखेंगे ध्यान से। अब देखो फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड तो कई सारे हमको क्या देंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स देंगे, क्योंकि पॉलीसैकेराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, कई सारी मोनोसैकेराइड की यूनिट्स मिलेंगी। तो देखो यहाँ पे स्टार्च ले लिया या सेलुलोज ले लिया, C6H10O5, एन टाइम्स, एन टाइम्स का मतलब ये एक यूनिट है, ठीक है। ऐसी कई सारी यूनिट्स होंगी, C6H10O5 की कई सारी यूनिट्स होंगी। इनका हाइड्रोलिसिस अपन ने करा दिया तो हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, NC6H12O6। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, स्टार्च या सेलुलोज हमने लिया, यही रैमनोज शुगर का यही तो फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था C6H10O5, जो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो बेटा आपको टेम्परेचर याद रखना है। तो देखो जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज के एन मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स मतलब पता नहीं कितने सारे मिलेंगे, ठीक है ना, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसकी ये एक यूनिट है, C6H10O5 की एक यूनिट। ऐसी कई सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड। इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो हमको ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब देखो, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, मतलब हेक्सोज शुगर है, मतलब 6 कार्बन की शुगर है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोज। आपको मेडिकल टर्म में ग्लूकोज नहीं कहना होता, आपको हमेशा कहना होता है डेक्सट्रोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज शुगर भी कहा जाता है। इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी, खैर 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 हमको पता है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है याद ही हो गया होगा, और सबको याद ही रहता है, आप 6-7 से पढ़ते हो, C6H12O6, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब देखो, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, ध्यान दो यहाँ पे हमको कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। फिर से ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हमें ये कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो हमने ग्लूकोज को क्या किया, HI की प्रेजेंस में हीट कर दिया। HI की प्रेजेंस में जब हमने इसको हीट कर दिया तो बेटा ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आप एल्डिहाइड्स वगैरह में पढ़ते हो। क्या होता है कि जब आप किसी भी एल्डिहाइड को, HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप को या OH ग्रुप को किसी को भी उठा करके रिड्यूस कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने 2 रिएक्शंस पढ़ी थी, याद करो। आपने एक तो वोल्फ किश्नर पढ़ी है और एक क्लीमेंसन पढ़ी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि CH3CHO है, इसको मैंने HI की प्रेजेंस में रखा और हीट कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो हमने कहा यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा, मतलब ईथेन मिल जाएगा। समझ में आई। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है। देखो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन हमको मिल गया, दैट इज हेक्सेन। 6 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन अपने को मिल गया, हेक्सेन। तो इससे हमें पता चल गया ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6, क्योंकि 6 कार्बन का हमें कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन मिला, हेक्सेन। 7 कार्बन का मिलता तो हम ये कहते कि 7 कार्बन है ग्लूकोज में। चलिए तीसरी वाली रिएक्शन, बेटा फिर से एल्डिहाइड आप खोल के रखना अपनी किताब में।
एल्डिहाइड को आपको खोल कर रखना है अपनी किताब में। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है? NH2OH होता है। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है? NH2OH होता है। याद है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला जो है एल्डिहाइड में, उसमें हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन और क्या बना लेता है? ऑक्साइम बना लेता है। भाई हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करने पे कोई भी एल्डिहाइड क्या बनाता है? क्या बनाता है? ऑक्साइम बनाता है। एंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ध्यान दो, जब हमारे पास ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करते हैं, इस पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है। अब अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक करेगा और CN कार्बन पे आकर के अटैक करेगा, है ना, यही तो होता है। तो यहाँ पे इसको, इस प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट बनता है, ये एडिशन प्रोडक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे से बताया बेटा, एल्डिहाइड रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से बताया है, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। दीज रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो एक तो हमको ऑक्साइम मिल रहा है, दूसरा हमको साइनोहाइड्रिन मिल रहा है। इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला कि होना हो ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप जरूर है, तभी तो साइनोहाइड्रिन मिल रहा है। अब देखो, ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लूकोज जो है उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज? ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दो, ब्रोमीन वाटर जो यहाँ पे यूज कर रहा है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। अब एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, वो बैठा ही होता है ऑक्सीडाइज होने के लिए एसिड में। तो यहाँ एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया? COOH ग्रुप में। CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो गया? COOH ग्रुप में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप हम बता रहे थे, वो कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। वो कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा? देखो ये रिएक्शंस हमने करा के अपना जो एक माइंड सेट था, वो हमने टेस्ट किया कि क्या हमने जो चीज़ें ग्लूकोज के बारे में सोची हैं, क्या वो सही हैं कि नहीं है। जो हमने चीज़ें ग्लूकोज के बारे में सोची हैं, क्या वो ठीक हैं कि नहीं है, कि हम केवल हवा में तीर मार रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमने जो है अलग अलग तरीके से रिएक्शन करा के उसको प्रूव किया कि भाई ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है अपने को। क्या मिल रहा है? ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है, ठीक है ना। चलो, एसिटाइलेशन। अब हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखी थी बेटा। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमको क्या था कि जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल होता है, उसका हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? ये चीज़ हमारी जो है, ये चीज़ पूरी हट जाती है और यहाँ पे ये वाला पार्ट आकर के जुड़ जाता है। तो जितने OH ग्रुप होंगे, देखो क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OR, है ना, ये ईस्टर बनता है। तो जितने भी हमारे पास OH ग्रुप होंगे, उन सारे OH ग्रुप में से H निकलेगा और ईस्टर बनेगा। ग्लूकोज में हमको क्या मिल रहा था? पेंटा एसीटेट मिल रहा था। गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहां पर 5 OH ग्रुप्स होते हैं। इसका मतलब कि यहां पे 5 OH ग्रुप होते हैं। तो देखो 4 ये OH और 1 ये OH। तो हमारे पास मतलब देखो 4 हमने ऑब्जर्वेशन अभी तक देखे। पहली बात, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पता कैसे चला? HI के साथ रिएक्शन करा के एन हेक्सेन मिल रहा था। दूसरा, ग्लूकोज के पास कोई एक कार्बोनाइल ग्रुप है, पता कैसे चला? हाइड्रोक्सिलामीन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा के, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करा के ऑक्साइम मिल रहा था, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा के क्या मिल रहा था? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा के अपने को क्या मिल रहा था? साइनोहाइड्रिन मिल रहा था। इसके बाद ग्लूकोज को जैसे ही हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर के साथ रखा,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ रखा तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? COOH ग्रुप में। इसका मतलब कि जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो कौन सा था? एल्डिहाइड ग्रुप था। इसके बाद में 5 OH ग्रुप्स हैं। ये कैसे पता चला? ये पता चला क्योंकि ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे थे तो हमको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलने की वजह से हमें यह पता चल गया कि यहां पर 5 OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब देखो, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज, अब नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड वाले ग्रुप को COH में तो करेगा ही, साथ में इस एल्कोहलिक ग्रुप को, CH2OH वाले ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे जो बना हमको सैकरिक एसिड मिला, ऊपर भी COH नीचे भी COH। यहां पे ये क्या है? ये ग्लूकोनिक एसिड है। ध्यान दो बेटा, थोड़ी चीजें कठिन है मुझे पता है। ग्लूकोनिक एसिड कब मिल रहा था? जब हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHO को ही केवल ऑक्सीडाइज कर पाया, COOH को में CH2OH पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये अल्कोहल है। अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें बढ़िया बढ़िया क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो ये यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड हमें मिला था। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर से सैकरिक एसिड हमें मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, आप कहोगे कि यहां पे भी तो 4 OH ग्रुप हैं, इन पे क्यों नहीं फर्क पड़ा? तो इन पे फर्क नहीं पड़ा, अभी वो आगे पता चलेगा। समझ में आई बेटा? अभी तुरंत तुरंत मत जानो, अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि ग्लूकोज का कोई ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ग्लूकोज का पायरान रिंग का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? चलो, द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वॉज गिवन बाय फिशर after studying many other properties. Its configuration is correctly represented as 1, so gluconic acid is represented as 2 and saccharic acid is represented as 3. देखो, पहला वाला जो है ये ग्लूकोज है। अब देखो, पहले तो हम इसका कंडेंस्ड फॉर्म बना लेते हैं, किताब हटाते हैं और कंडेंस्ड फॉर्म बनाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, CHO, CHOH, ये पूरी यूनिट 4 बार, फिर CH2OH। ये हमारे पास क्या है? फिर से ध्यान दो, ये हमारे पास ग्लूकोज का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ये हमारे पास ग्लूकोज का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म है। अब अगर हम इसको खोलें, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, क्या होगा बेटा? अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास CHO, ठीक है, CHOH, C, तीसरा कार्बन OH और H। ध्यान दो, अभी मैं बता रहा हूं। देखो, ये वाले, इस वाली पार्ट को हम खोल रहे हैं, ठीक है ना? 4 कार्बन, ठीक है। ये हमने इसको पूरा खोल के बनाया, ग्लूकोज को हमने पूरा खोल के बनाया है। ये भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, पायरान रिंग होती है, रिंग बनती है इसमें। अभी देखो ध्यान से, तुम्हें एक चीज यहां पे बहुत गौर से ध्यान रखनी है बेटा। जो तीसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, अरे यार फिर से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन। इस तीसरे कार्बन पे जो ये OH ग्रुप लगा, ये सारी चीजें बेटा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तीसरे कार्बन पे जो ये OH ग्रुप लगा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये तीसरा कार्बन बगावती है, ये साला रिबेल है, ये रिबेल है। रिबेल है मतलब, रिबेल ये है कि सब में देखो OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? सब सारे कार्बन में OH ग्रुप तुम्हारा राइट हैंड साइड पे लगा है, तीसरे वाले कार्बन पे OH ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे लगा है। अगर ये बात ध्यान रख ली, अगर ये बात ध्यान रख ली तो स्ट्रक्चर बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर ये बात ध्यान रख ली, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो कुछ ये और कह रहा है, बाकी ग्लूकोनिक ओकोनिक एसिड का हमें नहीं देखना, केवल ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज। ये प्लस साइन क्या है? सबसे पहले तो D क्या है?
D before the name of glucose represents the configuration, whereas plus represents the dextrorotatory nature of the molecule. बात ये है कि जो प्लस साइन है ये बताता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देता है। हमने क्या देखा बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या थी, ऑप्टिकली एक्टिव। पहली ही लाइन थी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को मॉलिक्यूल पे डालते हैं, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट राइट में या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का है, मतलब प्लेन पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है। ये बात दिखा रहा है प्लस साइन। अब ये केवल एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ऐसे तो बैठ के हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि ये मॉलिक्यूल हमारा राइट में रोटेट करेगा कि लेफ्ट में करेगा। लेफ्ट में करता तो यहाँ माइनस होता। तो ये प्लस साइन हमको ये दिखा रहा है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी का मतलब लेफ्ट में रोटेट करने वाला। डी का मतलब क्या है डी का मतलब क्या है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द लेटर स्मॉल डी एंड एल, क्योंकि स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है वो क्या बताता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी नेचर बताता है, या तो प्लस माइनस या फिर स्मॉल डी या स्मॉल एल। ठीक है ना। द लेटर्स डी और एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फिगरेशन of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound। और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन ग्लाइसरएल्डिहाइड की लेते हैं। किसकी लेते हैं, ग्लाइसरएल्डिहाइड की। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच इज नोन इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस रिफर्स टू द रिलेशन विद अ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लाइसरएल्डिहाइड। ठीक है, ग्लाइसरएल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन टू इनैंशियोमेरिक फॉर्म एज शोन। अब देखो ग्लाइसरएल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दो, हमारा जो ग्लाइसरएल्डिहाइड है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। प्लस आइसोमर ऑफ ग्लाइसरएल्डिहाइड हैज डी कॉन्फिगरेशन। अब यहाँ पे तुम्हें इन दोनों में अंतर कहाँ दिख रहा है, OH ग्रुप में। यहाँ पे बेटा OH ग्रुप तुम्हारा दाहिने हाथ पे है, यहाँ पे तुम्हारा OH ग्रुप बाएं हाथ पे है। इट मीन्स दैट व्हेन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज रिटन ऑन पेपर फॉलोइंग ए स्पेसिफिक कन्वेंशन, द OH ग्रुप लाइज ऑन राइट हैंड साइड इन द स्ट्रक्चर। राइट हैंड साइड पे है तो मतलब D, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मतलब L। अब जरा ग्लूकोज में देखिए, ग्लूकोज में देखिए, तो अब देखो ग्लूकोज में बेटा तुमको कौन सा कार्बन चेक करना है, ये वाला कार्बन, मतलब सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन जब तुम चेक करोगे तो उस पर तुम्हें देखना है कि OH किधर है, OH तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है कि OH तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर OH तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है तो मतलब ये आइसोमर कैसा है, D। ठीक है, अगर OH तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो कैसा होता, L। ठीक है ना। तो D तब होगा, ध्यान से सुनना, D तब होगा, कैपिटल D की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल d मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, कैपिटल D का मतलब है OH ऑन द राइट हैंड साइड। सेकेंड लास्ट कार्बन का जो OH है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। अब कंफ्यूज तो बिल्कुल ही नहीं होना, गुनाह है कंफ्यूज होना। थर्ड कार्बन का OH हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, इससे मतलब नहीं है। सेकेंड लास्ट कार्बन का OH तुम्हें देखना है, राइट है तो मतलब कैपिटल D, लेफ्ट है तो मतलब कैपिटल L। ठीक है ना। और ये कैपिटल D और कैपिटल L केवल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि ये डेक्स्ट्रो है कि लेवो है। ठीक है, डेक्स्ट्रो लेवो कौन बताता है, प्लस और माइनस। तो ग्लूकोज कैसा है, कैपिटल D, मतलब जो सेकंड लास्ट कार्बन पे OH है वो हमारा राइट हैंड साइड पे है, ग्लाइसरएल्डिहाइड जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, डी ग्लाइसरएल्डिहाइड जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, और प्लस है, इसका मतलब क्या है, प्लस है इसका मतलब कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल है। चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने पहले से देखो मार्क करके रखा हुआ है, जो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइसरएल्डिहाइड में सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन उस पे OH किधर है, राइट हैंड साइड पे। डी ग्लाइसरएल्डिहाइड में सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है।
ग्लूकोज में क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो OH होता है वो भी राइट हैंड साइड पे होता है, इसलिए ग्लूकोज को हम ऐसे लिखते हैं D प्लस ग्लूकोज, क्योंकि प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल है और D OH हमारा राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। मतलब जो ग्लूकोज में हमारा CHO ग्रुप जो पहला होता है, पहला कार्बन, उसमें जो CHO ग्रुप जो हमारा होता है वो फ्री नहीं होता, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, मतलब ये फ्री नहीं होता CHO ग्रुप। तो कैसा होता है, देखो ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन वाला वो बगावती है, रेबिलियस है, तो इस पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे है। चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन हमारा राइट हैंड साइड पे OH है, और फिर छठा कार्बन, तो ये D प्लस ग्लूकोज है। ठीक, अब यहां पे देखो तुम्हें क्या करना है कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर तुम दो कार्बन को, और यहां पे बॉन्ड बन जाएगी, यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगी, और यहां पे ये जो ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऊपर शिफ्ट करो, तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। आ रहा है समझ में? फिर से ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, सबसे पहले तो तुम क्या करो, सबसे पहले ये करो कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डीलोकलाइज करो ओवर ऑक्सीजन एटम, तो यहां पे कार्बन पॉजिटिव आएगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये अपने लोन पेयर से कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगी, यहां पे एक बॉन्ड बन गई, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो हाइड्रोजन है H+ के फॉर्म में निकलेगा और यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा। फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा वो या तो ये आ सकता है, देखो ये, देखो यहां पे जो हमारे पास OH था उसमें ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ गया, कार्बन से, और H जो था वो H+ आयन के फॉर्म में निकला और यहां पर किससे जुड़ गया, इस वाले ऑक्सीजन से यहां पर जुड़ गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो अगर ये वाला जो OH है हमारा राइट हैंड साइड पे है तो अल्फा ग्लूकोज, और अगर ये वाला OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है तो बीटा ग्लूकोज। ध्यान देना, अब यहां पे जब हम H लगाएंगे तो ये जो OH बनेगा हम इसको इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पे H लगाएंगे तो यहाँ पे OH हम इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, चाहे हम इधर लगाएं चाहे हम इधर लगाएं। अगर हम इधर राइट हैंड साइड पे लगाते हैं तो अल्फा ग्लूकोज, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं तो बीटा ग्लूकोज। आ रही बात समझ में? उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। आ रही है समझ में बात? अगर हम यहां पे OH को लगा रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड तो अल्फा ग्लूकोज, और लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहे हैं तो बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो द टू साइक्लिक, अब ये देखो साइक्लिक फॉर्म बन गया ग्लूकोज का। द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। फिर से देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर चढ़ाया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, कार्बन में पॉजिटिव आ गया, कार्बन के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से बन गया, यहाँ पे H+ निकला, H+ निकला तो यहाँ पे जाकर के जुड़ गया। समझ में आ रहा है? अब OH को चाहे हम इधर रखें और चाहे हम इधर रखें, अगर OH को इधर रखते हैं तो अल्फा ग्लूकोज, और OH को अगर हम इधर रखते हैं तो बीटा ग्लूकोज। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? चलो, ये एनोमेरिक कार्बन्स कहे जाते हैं। एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या है, वो कार्बन जिसकी वजह से हमारा अल्फा और बीटा फॉर्म आ रहा है ग्लूकोज का। अब ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है ग्लूकोज का, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन। ध्यान रखना, ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब देखो बेटा, ये हमारी जो रिंग है ये पायरान की रिंग है, ठीक है ना। ग्लूकोज को भी हम पायरानोस फॉर्म में हम दिखाते हैं, ठीक है ना, ये पायरान की रिंग है। अब ग्लूकोज को भी इसी रिंग के फॉर्म में हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, जो भी चीज़ें
जो भी चीज़ें राइट हैंड साइड पे है उनको नीचे रखो, लेफ्ट हैंड साइड पे है उनको ऊपर रखो। अगर मान लो तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है, तो अल्फा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन पे जो OH था वो राइट हैंड साइड पे था। तो देखो यहाँ पे पहले कार्बन पे जो OH है वो नीचे है, राइट हैंड साइड वाला नीचे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर। ठीक है, पहले कार्बन पे OH कहाँ है? नीचे। ठीक, दूसरे कार्बन पे भी राइट हैंड साइड पे OH था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी OH नीचे। तीसरे कार्बन बगावती होता है, रेबेलियस होता है। तीसरे कार्बन में OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था, और तीसरे कार्बन वाला OH हमारा ऊपर। चौथे कार्बन में OH हमारा राइट हैंड साइड पे है तो नीचे, और पांचवें कार्बन और फिर ये छठा कार्बन। इस तरीके से आपको बनाना है पायरानोज फॉर्म में। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब बीटा डी ग्लूकोपायरानोज देखेंगे। पायरान रिंग बना लीजिए, पहले ये रिंग बना लीजिए, और उसके बाद आपको OH और H को आपको अरेंज करना है। अगर राइट हैंड साइड पे है तो नीचे, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ऊपर। पहले कार्बन में बीटा ग्लूकोज में हमारा फर्स्ट कार्बन में क्या होता था कि जो हमारा OH ग्रुप होता था वो कहाँ होता था? OH ग्रुप होता था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पहले कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर, सेकंड पे नीचे, थर्ड पे भी हमारा रेबिलियस कार्बन है तो OH ग्रुप क्या होता था? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो थर्ड पे ऊपर, चौथा वाला OH नीचे, फिर ये पांचवा और ये छठा कार्बन। समझ में आया? ये बीटा डी ग्लूकोपायरानोज अब कैसे भी करके तुमको बनाने को कह सकता है। ठीक है, हो सकता है केवल कह दे कि आपको कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, हो सकता है कि आपको कह दे कि आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, हो सकता है आपको रिंग बनाने को कह दे तो ये पायरानोज रिंग है, हो सकता है आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने को कहे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ऑक्सीजन के लोन पेयर को कार्बन को डोनेट कर देना। कौन सा कार्बन? एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कार्बन। समझ में आ रहा है? अब देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा ग्लूकोज का है वैसा ही है, C6H12O6, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन, जैसे हमने ग्लूकोज के केस में फाइंड किया है ना, तो फ्रक्टोज के केस में जैसे हमने जो रिएक्शन करी उससे हमें यह पता चला कि यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है at carbon number 2 and 6 carbon as straight chain as in the case of glucose, और थर्ड कार्बन अगेन यहाँ पे कैसा है? रेबिलियस है। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज। डी सीरीज अगेन मतलब जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें जो OH लगा हुआ है वो हमारा राइट हैंड साइड पे है, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH हमारा राइट हैंड साइड पे है, एंड इज अ लेवोरोटेटरी कंपाउंड। लेवोरोटेटरी का मतलब क्या है कि ये PPL को प्लेन पोलराइज लाइट को, PPL को प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करता है? लेफ्ट में रोटेट करता है। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज D माइनस। देखो माइनस साइन मैंने बताया था किस लिए यूज होता है? लेवो रोटेटरी नेचर को शो करने के लिए यूज होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे क्योंकि ये फ्रक्टोज लेवो रोटेटरी है और डी कॉन्फिगरेशन है तो D माइनस फ्रक्टोज। इट्स ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन। तो ये देखिए, अब देखो इन द केस ऑफ ग्लूकोज हमारा जो पहला कार्बन था वही हमारा एल्डिहाइडिक CHO है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन था। उसके बाद हमारे पास दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से था। यहाँ पे दूसरे कार्बन पे हमारा कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। बाकी देखो थर्ड कार्बन अगेन हमारा रिबेलियस है, तीसरे कार्बन पे जो OH है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारे कार्बन पे OH हमारे राइट हैंड साइड पे हैं। अब इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने को ये रिंग देखनी है, ये होती है फ्यूरान की रिंग। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम फ्यूरान की रिंग में बनाते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम पायरान की रिंग में बनाते हैं। फ्यूरान की रिंग जब होगी तब हमने क्या बनाया? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो यहां पे अगेन हमारे पास क्या है फिर से ध्यान दो, यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, दिख रहा है? देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं और यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लोन पेयर उठ के यहाँ पे जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये जो पूरा ग्रुप है इसको तुम इधर ले जाओ, ये पूरे ग्रुप को तुम इधर लगा दो, है ना, और यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा H+ उठ करके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और जो यहाँ पे O नेगेटिव है वो किससे लिंक करेगा? इस वाले कार्बन से लिंक करेगा। तो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको उठा के तुम इस वाले ऑक्सीजन पे ले जाओ,
कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इस ग्रुप को तुम यहां से हटा करके, ये भाई ऊपर लगा है ना, ये CH2OH ग्रुप जो है वो इधर लगा हुआ है, इसको तुम इधर लगा दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस तुम इस ग्रुप को क्या करो, इधर लगा दो, CH2OH प्लस चार्ज एज इट इज रहेगा, ठीक है ना भाई। बॉन्ड तो उतनी ही रही ना, बस ये बॉन्ड जो ऊपर थी वो हमने इधर शो कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव आ गया, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हट गए, तो ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कार्बन पॉजिटिव आ गया। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो हमने कहा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जा करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। और हाइड्रोजन क्या करेगा, बोले हाइड्रोजन यहां से हट करके इस वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, फाइनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो CH2OH, ठीक है, और यहां पे OH, समझ में आई बात। और यहां पर तुम्हारे पास लिंकेज हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो पहले सारा बना लेते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। और यहां पे ये देखो, ये हमने बना लिया, ये इस तरीके से, समझ में आया। अब देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हमने बना लिया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइकिल बन गई एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसका फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्यूरान की रिंग बना लो इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्यूरान की रिंग। वीडियो बन चुका था, उसके बाद फिर ये कुछ गड़बड़ हो गई, तो इस वजह से फिर से देखो, ये फ्यूरान की रिंग है, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से बनाओ इसको, ये हमारे पास क्या है, फ्यूरान की रिंग है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो कार्बन है ये दूसरा कार्बन है, पहला कौन सा होगा फिर बताऊंगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला कार्बन चौथा, ये वाला कार्बन पांचवा। अब दूसरा वाला कार्बन जरा देखो, दूसरे वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड पे क्या है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जरा देखो, एनसीईआरटी खोलो अपनी, और एनसीईआरटी खोल के देखो, दूसरे वाले कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड पे क्या है, दूसरे वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड पे क्या है, OH, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, CH2OH। तो लेफ्ट हैंड पे जो होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, राइट वाला नीचे लिखते हैं। तो राइट वाला जो है उसको हम नीचे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड पे है CH2OH, राइट हैंड साइड पे है क्या, राइट हैंड साइड पे है OH, है ना। तो ये हो गया पहला कार्बन। अब समझ में आया यहां पे मैंने दूसरा कार्बन क्यों लेबल किया था, क्योंकि ये पहला कार्बन है। तीसरा कार्बन रेबिलियस होता है, OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे चला जाएगा। फोर्थ कार्बन पे H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे चला जाएगा। और फिफ्थ कार्बन पे H नीचे और यहां पे CH2OH। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। अब अल्फा क्यों है, अल्फा इसलिए है, अल्फा क्यों है बता सकते हो, अल्फा क्यों है। जैसे ग्लूकोज के केस में हमने अल्फा और बीटा डिफाइन किया था, वैसे यहां पे अगर OH पहले, ये इस वाले कार्बन पे, यहां वाले कार्बन पे अगर OH तुमने राइट हैंड साइड पे रखा है तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो रखा है तो बीटा। तो बस चेंज कहां पे आएगा, चेंज यहां पे आ जाएगा, तुम्हारा चेंज यहां पे आ जाएगा, सेकंड वाले कार्बन पे चेंज आ जाएगा जब हम बीटा बनाएंगे। OH ऊपर चला जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पे देख लो, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज जो है उसका यहां पे इसको कैसे बनाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। तो बीटा में देखो यहां पे क्या हो गया कि OH की पोजीशन बदल गई, जैसे ग्लूकोज में हो रहा था सिमिलरली वैसे ही OH की पोजीशन यहां पर चेंज हो गई, ठीक है ना। चलो अब डायसैकेराइड्स की बात कर लेते हैं। डायसैकेराइड्स में देखो, दो मोनोसैकेराइड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं जिससे कि एक पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, उस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ऐसी लिंकेज जिससे दो मोनोसैकेराइड
की यूनिट्स जुड़ती हैं और पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, H2O निकलता है, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। इन डायसैकेराइड, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एग्जाम्पल आता है सुक्रोज का। शुगर्स इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज किससे मिलके बनता है? तो सुक्रोज मिलके बनता है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब पहला कार्बन जो अल्फा डी ग्लूकोज का है वो दूसरे कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज से ज्वाइन होता है बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और यहां पर सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान रखनी है ये बात, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होते हैं। सुक्रोज कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज हमें पता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रक्टोज हमको पता है लेवो रोटेटरी होता है। इसके बाद में हमको यह ध्यान रखना है, thus hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo and the product is named as invert sugar। समझ में आया? माल्टोज दो ग्लूकोज की यूनिट ज्वाइन होने से बनता है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच कार्बन वन, पहला कार्बन एक ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से लिंक होता है बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होता है, ठीक है। यहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होता है। ये सब बेटा बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद लैक्टोज की बात करते हैं, इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, देखो बेटा ये लिखने को आता है, ठीक है ना, कि लैक्टोज की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बताओ, तो केवल ग्लूकोज और गैलेक्टोज लिखने से काम नहीं चलेगा। अल्फा डी ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी गैलेक्टोज की बीटा डी गैलेक्टोज, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब भले ही आप कार्बन ना याद करो, वो ठीक है, वो चल जाएगा। ये भी एक तरीके की रिड्यूसिंग शुगर है। फिर हमारे पास पॉलीसैकेराइड आते हैं जो कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस कई सारी, जिसमें सबसे पहला स्टार्च है। स्टार्च में जो सवाल हमेशा बनता है वो अंतर पूछता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में। तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स। बेसिकली जो शुगर प्लांट्स में स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? हमने कहा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। इसमें दो होते हैं, एक तो एमाइलोज हो सकता है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन हो सकता है। अब एमाइलोज जो है वो पानी में घुल जाता है, 15 से 20% स्टार्च का पार्ट एमाइलोज बनाता है। एमाइलोज अनब्रांच चेन होती है जिसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी रहती हैं C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। एमाइलोपेक्टिन 85% स्टार्च का पार्ट बनाता है। ये ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इसमें जुड़ी रहती हैं C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, और ये पानी में घुलता नहीं है। ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है, इसकी वजह से एमाइलोपेक्टिन पानी में नहीं घुलता। एमाइलोपेक्टिन पानी में नहीं घुलता, C1C4 C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, जबकि एमाइलोज में पानी में वो घुल जाता है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसके बाद में एमाइलोज केवल 15 से 20% स्टार्च में कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन 85% स्टार्च में कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आ गई बात? Cellulose occurs exclusively in plants and is the most abundant organic substance. Cellulose is a straight chain polysaccharide compound only of beta D glucose units. इसमें केवल beta D glucose units होती हैं। C1 of one glucose unit is joined by the C4 of the next glucose unit. C1 C4 बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहला कार्बन चौथे कार्बन से जुड़ा होता है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लगभग प्लांट स्टार्च से मिलता जुलता होता है, लेकिन ये एनिमल्स में पाया जाता है। लीवर में स्टोर होता है, इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, एंजाइम्स क्या करते हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक कर देते हैं। ग्लाइकोजन यीस्ट और फंगस में भी पाया जाता है। तो यहां पे हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ। कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए जो आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते थे उसमें जो वैद्य होते थे वो इसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसको दे, एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इसको दिया करते थे, ठीक है ना।
कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन में हम देख चुके हैं। सेल वॉल जो बैक्टीरिया और प्लांट्स की होती है ना, वो सेलुलोज से बनी होती है। हालांकि अगर हम बायो में देखेंगे तो बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकैन से बनती है। समझ में आ रही है बात? चलो, तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर खत्म किया, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे आपको प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स के नाम, विटामिन्स के केमिकल नेम, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, डीएनए, आरएनए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, ये सब बहुत अच्छे से, और हार्मोन्स सब बहुत अच्छे से कर लेना है। सब रटने वाला पार्ट है, बायो में आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा ही होगा उसको। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट था वो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, और रिवाइज करते रहिए।